What's up guys? Welcome back to Grand Acad's special Class 12 English animated video series. आज हम एक पोयम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है An Elementary School Classroom in a Slum. ये पोयम स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है. मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें बिकॉज इस एनिमेटेड वीडियो में हम आपको एक पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग्स और अ लिस्ट ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम्स भी देंगे. टुवर्ड्स द एंड ग्रैंड अकैड आपको इस पोएम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स भी प्रोवाइड करेगा. So without wasting any more time, let's move on to the detailed animated explanation of this poem. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with a weighed-down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky eye of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk, at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. इस पोयम के पहले स्टैंजा में 3 new words हैं. पहला वर्ड है pallor, which means the pale color of the skin that can be caused by illness. Second word is gnarled. Gnarled का मतलब होता है rough and twisted, especially with age. And the third word is ire. Ire का मतलब होता है successor. इस स्टैंजा में पोएट जो बच्चे एक स्लम में एक क्लासरूम के अंदर बैठे हैं उनके मिजरेबल कंडीशन के बारे में बता रहे हैं. उन बच्चों के चेहरे डल और लाइफलेस दिखते हैं. पोएट उन बच्चों के फेसेस को फार फ्रॉम गस्टी वेव्स कहते हैं. गस्टी वेव्स नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं और ये स्लम के बच्चे नेचर की ब्यूटी से बहुत दूर हैं जो उनकी अनटाइडी अपीयरेंस इंडिकेट करती है. उनके बालों को रूटलेस वीड से कंपेयर किया गया है. वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होते हैं एंड इन द सेम वे इन बच्चों के बाल भी अनटाइडी लगते हैं. ऐसा लगता है कि वो अनवांटेड हैं क्योंकि उनकी देखभाल नहीं होती है. इन बच्चों के पास अपने बालों से बड़ी चीजें हैं जिनकी उन्हें फिक्र करनी पड़ती है. फिर पोएट एक टॉल गर्ल की बात करते हैं हु हैज अ वेट डाउन हेड. इससे यह पता चलता है कि स्लम के चिल्ड्रन काफी मैलनरिश्ड हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता. यहां पर एक मेटाफोरिकल मीनिंग भी है. यह वेट डाउन हेड शेम, सैडनेस और थकावट की वजह से भी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर कर रही है जो इतने छोटे बच्चों को नहीं करनी चाहिए, जिसके वेट की वजह से उसका हेड वेड डाउन है. पोएट एक पेपर सीमिंग बॉय के बारे में बात करते हैं. पेपर काफी थिन होता है तभी उस लड़के को पेपर से एसोसिएट किया गया है. वो इतना थिन है क्योंकि वो मैल नरिशमेंट का शिकार है. पोएट कहते हैं कि उसकी आईज रैट जैसी हैं क्योंकि उनमें ग्रीड और हॉलोनेस है. जैसे एक रैट इधर उधर केयरफुली देखता है बेट में फंसने से पहले, वैसे ही पुअर पीपल कोई भी रास्ता चुन लेते हैं जिससे उन्हें अपनी बेसिक नेसेसिटीज जैसे खाना, पानी और पैसा मिल पाए. फिर हमें एक और बॉय के बारे में बताया जाता है जो एक स्टंटेड अनलकी आयर है विद ट्विस्टेड बोन्स, जिसका मतलब है कि उसने अपने फादर से एक डिजीज इनहेरिट करा है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ स्टंटेड है. प्रिविलेज लोगों को एसेट्स की इनहेरिटेंस मिलती है लेकिन इन स्लम्स में सिर्फ डिजीजेस ही इनहेरिट होते हैं. वो अपना लेसन रिसाइट कर रहा है अपने डेस्क में बैठकर. डिम क्लासरूम के एंड में एक बच्चा बैठा है. वो एक स्वीट यंग बॉय है इन कंट्रास्ट टू द अदर चिल्ड्रन हु आर बर्डन्ड बाय देयर पेन. वो अपनी इमेजिनेशन में खोया हुआ है जो कि रियलिटी से एस्केप करने का एक तरीका है. वो स्क्विरल्स की गेम और ट्री हाउसेस के बारे में ड्रीम करता है जो कि एक ब्राइट ग्रीनरी से भरी सीन है इन कंट्रास्ट टू द डार्कनेस एंड द ग्लूमीनेस ऑफ द क्लासरूम. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized home, riding all cities, belled, flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. यहाँ पर capes का मतलब है a large piece of land that sticks out into the sea from the coast. पोएट स्कूल की वॉल्स को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि वो क्रीम कलर की हैं, जैसे सार क्रीम का कलर होता है. इसका मतलब यह है कि जो वॉल्स हैं वो अच्छे से पेंट नहीं की गई हैं और वो डर्टी हो चुकी हैं.
इससे हमें वॉल्स की डिटीरियोरेटिंग कंडीशन पता चलती है, क्योंकि इन वॉल्स का कलर फेड हो चुका है, जो इस एरिया की डेप्रिवेशन और पॉवर्टी को दिखाता है। वॉल्स डिफरेंट चार्ट्स और इमेजेस से कवर की गई हैं जो लोगों ने डोनेट की थी, जिससे एक कंट्रास्टिंग इमेज दिखती है। एक तरफ पॉवर्टी की वजह से ये वॉल्स खराब हो चुकी हैं और उनके ऊपर डोनेशंस के तौर पर दी हुई पिक्चर्स टंगी हुई हैं। वॉल पर एक पिक्चर थी जो शेक्सपियर की थी, और टायरोलीज वैली की भी एक पिक्चर थी जो एक रिच और ब्यूटीफुल सिविलाइजेशन और एनवायरनमेंट दिखाती थी, जो इन बच्चों की डार्क और पॉवर्टी स्ट्रिकन जिंदगी से बहुत ज्यादा अलग है। उधर एक मैप की इमेज है जो एक जनरल मैप है। ये मैप्स उन बच्चों के लिए एक विंडो की तरह हैं, क्योंकि वो आउटसाइड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं जो इन बच्चों ने कभी नहीं देखा। इन बच्चों के लिए ये मैप ऑफ द वर्ल्ड इररेलेवेंट है, क्योंकि जिस स्लम में वो रहते हैं वो बिल्कुल अलग है उस चीजों से जो मैप में दिखाई गई हैं। उनकी दुनिया वही है जो वो क्लासरूम की विंडो से देखते हैं, जो कि वो स्लम है। बाहर की दुनिया इन बच्चों के लिए सिर्फ एक सपने जैसी है। देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग, क्योंकि उनका फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ है और काफी अनसर्टेन है। उनका फ्यूचर एक नैरो स्ट्रीट से कंपेयर किया गया है, जिसका मतलब यह है कि उनके फ्यूचर ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है। ये बच्चे रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स से फार अवे हैं, यानी ये बच्चे नेचर की ब्यूटी, नॉलेज और एजुकेशन से बहुत दूर हैं। Surely, Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins, peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of the time and space are foggy slum, so blot their maps with slums, as big as doom. Wicked का मतलब होता है evil और morally wrong. Mended का मतलब होता है something which is repaired. Tempted का मतलब होता है to persuade someone to do something. पोएट ये कहते हैं कि स्लम में रहने वाले बच्चों ने काफी हार्डशिप्स फेस की हैं, जिसकी वजह से उन्हें यह लगता है कि हर दूसरा इंसान उनका एनिमी है। बच्चों के लिए शेक्सपियर भी एक इविल मैन है, क्योंकि उनकी राइटिंग्स में शिप्स, लव, रोमांस और सन के बारे में बातें हैं, और ये सब कुछ उन बच्चों के लिए एक डिस्टेंट ड्रीम ही है। उनके अकॉर्डिंग जो मैप है वो एक अच्छी चीज नहीं है। मैप एक बिगर आउटसाइड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जिससे ये बच्चे डिप्राइव्ड हैं। उनको ये बिगर वर्ल्ड की प्रेजेंस सिर्फ मैप की वजह से दिखती है। किसी ने भी उन्हें पसंद या प्यार नहीं करा है, इस वजह से वो सबको हेट करते हैं। उनके जो डिजायर्स हैं, रिचनेस से भरी अच्छी जिंदगी को पाना, जो उन्हें मैप और शेक्सपियर के जरिए दिखता है, और कि सब उन्हें प्यार करें, वो डेप्रिवेशन उन्हें स्टील यानी चोरी करने को फोर्स करती है। वो छोटे घरों में ही रहते हैं। उनके हाउसेस को क्रैम्ड होल्स बोला गया है। उनकी जिंदगी एक एंडलेस नाइट में चली जाती है, जिसका मतलब यह है कि उनका भविष्य और प्रेजेंट सिर्फ डार्कनेस से भरा हुआ है, और उनकी पूरी जिंदगी इस एंडलेस नाइट यानी इस डार्कनेस में बीत जाती है। ये बच्चे इतने पतले हैं कि उनकी बोन्स उनकी थिन लेयर ऑफ स्किन से देखी जा सकती हैं। उनकी स्किन एक थिन लेयर ऑफ क्लॉथ है और उसके बीनीथ उनकी बोन्स विजिबल हैं, जिससे पता चलता है कि ये बच्चे मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। ये बच्चे स्पेक्टिकल्स पहनते हैं जो स्टील से बने हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि ऐसे स्पेक्टिकल्स चीप होते हैं। ये पहनने से वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जो स्पेक्टिकल्स में लेंसेज हैं वो भी नई नहीं हैं, वो रिपेयर्ड हैं। जो स्पेक्टिकल्स हैं वो स्टोन की तरह दिखते हैं जिसे रिपेयर किया गया है। यहाँ पे पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि इन बच्चों ने काफ़ी स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स फेस की हुई हैं। इन स्पेक्टिकल्स की तरह इन बच्चों के सपने भी टूटे हुए हैं। जैसे जैसे स्लम्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन बच्चों का उधर से निकलना मुश्किल होता रह रहा है। जैसे इन स्पेक्टिकल्स को जोड़ा गया है, वैसे ही
जैसे जैसे बच्चे अंदर से टूटते रहते हैं, ये अपने आप को ही जोड़ते रहते हैं। डूम डेथ को इंडिकेट करता है, और अगर मैप में स्लम्स ही बढ़ते रहेंगे तो वो स्लम से बाहर की दुनिया कभी देख भी नहीं पाएंगे। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. History theirs, whose language is the sun. Catacombs underground passages और rooms होते थे जहां पर बॉडीज को बेरी किया जाता था। Azure is something which is bright blue in color. The word azure can also be used to describe the color bright blue itself. पोएम के फाइनल स्टैंजा में पोएट का एक होप से भरा हुआ पर्सपेक्टिव दिखता है। पोएट अपील करते हैं कि गवर्नमेंट को इन बच्चों की प्रॉब्लम्स को नोटिस करना चाहिए। पोएट अर्ज करते हैं कि इन बच्चों की लाइफ को चेंज किया जाए, जिसकी वजह से इन बच्चों का मैप और एक्चुअल मैप भी चेंज होता रहेगा। अगर उन्हें मदद नहीं मिलती, जो मैप उनके लिए अपने सपने देखने के लिए एक विंडो जैसा है, वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए पोएट गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स और विजिटर्स को इन बच्चों की मदद करने के लिए अर्ज करते हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस इन बच्चों की गरीबी ने इनके ऊपर लगा रखी हैं, पोएट चाहते हैं कि वो उससे फ्री हो जाएं। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक इन बच्चों की हेल्प करें ताकि ये सारे बच्चे अपनी ड्रीम्स अचीव कर पाएं। ये करके उन बच्चों के प्रेजेंट डार्कनेस और फॉग से उन्हें दूर किया जाएगा ताकि वो गोल्ड सैंड्स और ग्रीनरी के पास आ जाएं। विच मीन्स कि उन बच्चों की प्रेजेंट पॉवर्टी और होपलेसनेस से लेकर एक ब्राइट फ्यूचर तक लिया जाएगा। विंडो से बाहर निकलकर उन्हें जो मैप में आउटसाइड वर्ल्ड दिखता है, उन्हें उधर लाना चाहिए। उनको ग्रीन फील्ड दिखानी चाहिए जो उनके स्लम्स के कंडीशन से बिल्कुल अलग हैं। नेकेड का मतलब यहां पर है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर फ्रीडम। पोएट ये चाहते हैं कि बच्चे सैंड एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर को एक्सपीरियंस करें। दे विल गो थ्रू वाइट लीव्स जो बुक्स को डिपिक्ट करती हैं और ग्रीन लीव्स जो नेचर को डिपिक्ट करती हैं। इसका रिजल्ट उनकी प्रोग्रेस होगा और वो अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर बना पाएंगे ड्यू टू देयर नॉलेज। अगर इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिले तो ये बच्चे भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। Okay guys, so now that you have a clear explanation of what the poem is about, ये बहुत important है कि आप कुछ important poetic devices जो इस poem में यूज किए गए हैं और उनके instances यानी examples जान लें, क्योंकि इनमें से ये guaranteed है कि कुछ ना कुछ तो आपके एग्जाम में आने वाला है। इस poem में हमको repetition की usage दिखती है। repetition के examples हैं far far जो 2 बार दिखता है and break oh break। Moving on, हमें simile के examples भी मिलते हैं like rootless weeds, like bottle bits on stones, as big as doom, and like catacombs. Moving on, we also see some examples of a metaphor. Metaphor के instances poem के अंदर हैं paper seeming boy, rat's eyes, and language is the sun. Finally, हमें personification की usage भी दिखती है in tongues run naked. So that brings us to the end of this poem, and I'm sure that after watching this video, आपको ये पूरी poem काफी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपकी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रैंड अकेड ने इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और हाँ, अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी 3 लोग इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर देंगे, ग्रैंड अकेड उन्हें पेटीएम पे स्पेशल कैश रिवॉर्ड और ग्रैंड अकेड का स्पेशल मेरिट होल्डर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। So yes, if you like the content, please subscribe to us on YouTube and follow our Instagram at grand.acad. Okay, till next time, keep winning, you champions!